सादा कपड़ों में महिला एसएसपी पहुंची थाने। दरोगा ने इंसाफ के बदले रखी रात बिताने की मांग। दोस्तों, कहते हैं, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता कहाँ जाएगी। यही देखने के लिए एक महिला एसपी ने अपनी पहचान छुपाई और अपनी मां के साथ थाने जा पहुंची। लेकिन वहां का नजारा हैरान करने वाला था। एफआईआर लिखने की जगह दरोगा ने धक्के मारे और खूब। दरअसल एक महिला एसपी ने सोचा कि आम लोगों की तरह थाने जाकर देखना चाहिए कि उन्हें कैसा बर्ताव मिलता है। वह अपनी मां के साथ शिकायत दर्ज कराने पहुंची, लेकिन दरोगा ने उन्हें पहचानने के बजाय गालियां दी, धक्का दिया और बाहर निकालना चाहा। फिर आगे जो हुआ वह सिर्फ थाने के लिए नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए एक सबक बन गया। आखिर पूरा मामला क्या था, आइए इस कहानी के माध्यम से शुरू से समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही मोटिवेट करने वाली और जागरूक करने वाली है, इसलिए इसे स्किप करके मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिस्टम के गंदे सच को उजागर करने वाली यह कहानी। दोस्तों, भारत में एक माधोपुर जिला पड़ता है। माधोपुर जिले का नाम तो बड़ा सीधा साधा था, लेकिन यहाँ के कानून के रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े थे। न्याय की बातें किताबों में तो लिखी थी, मगर हकीकत में आम आदमी के लिए वे रास्ते अक्सर बंद ही रहते थे। इसी माधोपुर जिले की कमान हाल ही में एक नई और निडर अफसर एसपी दिव्या राठौर ने संभाली थी। उम्र उनकी करीब 3032 साल रही होगी, लेकिन आंखों में ऐसा तेज और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था कि बड़े से बड़ा अपराधी भी उनकी नज़र से बच नहीं सकता था। दिव्या के लिए यह पोस्टिंग केवल नौकरी नहीं थी बल्कि एक चुनौती थी। उन्हें मालूम था कि यह इलाका बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर से अपराध और भ्रष्टाचार की जड़ों में गहराई तक धंसा हुआ है। हर रोज वह अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर फाइलों के ढेर देखती और सोचती किस धागे से शुरुआत करूं जिससे इस अंधेरे को रोशनी में बदला जा सके। इसी सोच के बीच एक दिन का वाकया है। उमस भरी दोपहर थी। बाहर पैरों पर सन्नाटा पसरा था और कूलर की खरखराहट कानों को खटक रही थी। तभी ऑफिस के गेट पर दो परछाइयां हिचकिचाते कदमों से दाखिल हुई। एक अधेड़ उम्र की महिला और उनके साथ करीब 20 साल की एक जवान लड़की। वो महिला थी गौरी देवी और उनके साथ थी उनकी बेटी सरिता। दोनों के कपड़े मैले थे, चेहरों पर थकान की लकीरें गहरी थी और आंखों में बेबसी का समंदर उमड़ रहा था। गौरी देवी का दिल ऐसे धड़क रहा था मानो कोई पंछी पिंजरे में छटपटा रहा हो। उनके हाथ कांप रहे थे और होठों पर अटकी आवाज सिसक रही थी। सरिता ने मां का हाथ कसकर पकड़ते हुए धीरे से कहा, मां डर मत। सुना है, नई मैडम बहुत नेक दिल है, वे हमारी फरियाद जरूर सुनेंगी। गौरी देवी की आंखों में आंसू भर आए। बोली, बेटा अब तो हिम्मत ही खत्म हो गई है। थाने में हमारे साथ जो हुआ उसके बाद तो भगवान पर से भी भरोसा उठ गया है। असल में कुछ हफ्ते पहले तक उनकी जिंदगी सामान्य थी। गांव के एक कोने में उनका छोटा सा कच्चा पक्का घर था। गौरी देवी दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और सरिता पढ़ाई के साथ घर के कामों में हाथ बंटाती थी। उनकी दुनिया छोटी थी मगर उसमें संतोष और शांति थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सुख के घर पर लालच की नज़र पड़ जाती है तब चैनो आराम उड़ जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ। गांव का सबसे बड़ा जमींदार रघुवीर चौधरी उनकी जमीन पर नजर गड़ाए बैठा था। रघुवीर केवल जमींदार ही नहीं था बल्कि पूरे गांव का बेताज बादशाह था। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। पुलिस, पटवारी, अफसर सब उसकी जेब में थे। उसकी निगाह गौरी देवी के छोटे से घर पर पड़ी जो नई सड़क के किनारे था। उसने मन बना लिया था कि इस जमीन को कौड़ियों के दाम हड़प लेगा। एक सुबह वह अपने 4 गुंडों के साथ उनके दरवाजे पर धमका और गरजते हुए बोला, ओ बुढ़िया, यह जमीन खाली कर दे, मुझे हर हाल में चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी आवाज में अहंकार और धमकी का जहर भरा हुआ था। गौरी देवी हाथ जोड़कर बोली, मालिक, यह हमारे पुरखों की जमीन है, इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। इतना सुनते ही सरिता बाहर आ गई। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा चमक रहा था। उसने सीधे कहा, किस हक से खरीदने की बात कर रहे हो? यह हमारी जमीन है और हम इसे नहीं बेचेंगे। सरिता की यह बेबाकी रघुवीर को नागवार गुजरी।
उसने सरिता का हाथ पकड़कर गुर्राते हुए कहा, बहुत जुबान चलाने लगी है। तेरी जुबान खींच लूंगा और सुन, अगर कल तक यह घर खाली नहीं हुआ तो तुझे उठा ले जाऊंगा और तेरी माँ को इसी घर में जला दूंगा। यह इलाका मेरा है, यहाँ मेरी हुकूमत चलती है, कोई तेरी सुनवाई करने वाला नहीं है। दोस्तों कहते हैं, अन्याय जब अपनी ताकत पर घमंड करता है तो वह भूल जाता है कि अन्याय का अंत निश्चित है। उस दिन माँ बेटी जैसे तैसे बचकर वहां से भागी। उनके दिल में यह विश्वास था कि कानून उनकी मदद करेगा और इसी उम्मीद में वे सीधे स्थानीय थाने पहुंच जाती है। माधोपुर थाना उस इलाके में ही सबसे बदनाम माना जाता था। वहां का दरोगा था इंस्पेक्टर मनोज यादव। उसका पेट बाहर निकला हुआ था और घनी मूछें उसके घमंड की पहचान थी। लोग कहते थे कि जितनी चमक उसकी वर्दी के सितारों में दिखती है, उतनी ही गंदगी उसकी आत्मा पर जमी हुई थी। गौरी देवी और सरिता कांपते हुए थाने पहुंची। उन्होंने पूरी आपबीती सुनाई, कैसे जमींदार रघुवीर चौधरी उनकी जमीन हड़पना चाहता है, कैसे उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। लेकिन मनोज यादव के चेहरे पर कोई गंभीरता नहीं आई। वह उनकी बातें ऐसे सुन रहा था मानो कोई मजेदार किस्सा चल रहा हो। घंटों उन्हें बिठाकर रखा गया। फिर उसने आराम से चाय पी, पान खाया और बड़े तिरस्कार से बोला, देखो रघुवीर चौधरी इस इलाके के इज्जतदार आदमी है। तुम जैसे गरीब लोग उस पर झूठा इल्जाम लगाते हो। जाओ घर जाओ और जाकर माफी मांग लो। यह सुनकर गौरी देवी टूट गई। वह दरोगा के पैरों पर गिर पड़ी। साहब, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी एफआईआर दर्ज कर लीजिए। लेकिन तभी थाने का दरवाज़ा जोर से खुला। अंदर कदम रखा खुद रघुवीर चौधरी ने। वह ऐसे दाखिल हुआ जैसे यह थाना उसका घर हो। जैसे ही वह आया, मनोज यादव कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। रघुवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, क्या इंस्पेक्टर साहब इन भिखारियों की पंचायत कर रहे हो? मैंने कहा था ना, यह मानने वाले नहीं है। मनोज यादव तुरंत झुकते हुए बोला, मालिक आप आइए बैठिए। मैं तो बस इन्हें समझा ही रहा था कि आपकी शान में गुस्ताखी ना करें। रघुवीर ने मां बेटी की तरफ घूरती निगाह डाली और जहरीली आवाज में बोला, इंस्पेक्टर साहब इनको अच्छी तरह समझा दीजिए वरना अगली बार यह शिकायत करने लायक भी नहीं बचेंगे। दोस्तों, उस दिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उल्टा उन्हें धमका कर थाने से भगा दिया गया। उसके बाद से उनका जीना दुब हो गया। हर रोज रघुवीर के गुंडे दरवाजे पर आकर गालियां देते, धमकियां देते। गांव वाले भी डर के मारे उनसे दूर हो गए। कोई हालचाल पूछने तक नहीं आता। इसी बीच एक दिन किसी नेकदिल ने चोरी छिपे आकर फुसफुसाते हुए बताया, जिले में नई नई एसपी मैडम आई। सुना है बहुत ईमानदार और बहादुर है। शायद वही तुम्हें इंसाफ दिला सके। यही आखिरी उम्मीद लेकर मां कांपते हुए कदमों से एसपी दिव्या राठौर के ऑफिस पहुंची। गेट पर खड़े संतरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दिव्या की नज़र उन पर पड़ गई। उन्होंने तुरंत अपने पीए को फोन कर कहा, उन्हें अंदर भेजो। जैसे ही गौरी देवी और सरिता अंदर पहुंची, दिव्या अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उन्होंने नरम आवाज में कहा, आइए मां जी बैठिए, लीजिए पानी पीजिए। एक बड़े अफसर के मुंह से मां जी सुनकर गौरी देवी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वह फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी सारी पीड़ा, सारा दर्द दिव्या के सामने खोल कर रख दिया। सरिता ने भी गुस्से और बेबसी से भरे स्वर में बताया कि किस तरह इंस्पेक्टर मनोज यादव ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें अपमानित किया और कैसे रघुवीर चौधरी खुलेआम थाने में बैठकर उन्हें धमकाता रहा। दिव्या ने पूरी बात सुनी। उनका चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। उनकी उंगलियां मेज पर रखे पैर पर कस गई। गुस्से की ज्वाला भीतर से उठ रही थी। अपने ही सिस्टम पर, उन मगरमच्छों पर जो वर्दी पहनकर कानून का गला घोंट रहे थे। उन्हें शांति देवी में अपनी मां और सरिता में अपनी छोटी बहन दिख रही थी। याद आया बचपन में उन्होंने देखा था कि कैसे एक बेईमान पुलिस वाला उनके पिता को परेशान कर रहा था। उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन वर्दी पहनकर इस व्यवस्था का हिस्सा बनेंगी और बदलाव लाएंगी। ऑफिस में गहरा सन्नाटा छा गया। दिव्या ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर अभी माधवपुर थाने में फोन कर दूं तो मनोज यादव तुरंत हरकत में आ जाएगा।
झूठी ही एफआईआर लिख देगा, गवाहों को डरा देगा और शायद गौरी देवी और सरिता को रास्ते से ही गायब करवा दे। इतना चालाक है कि कोई सबूत भी नहीं छोड़ेगा। नहीं, इसे हाथ पकड़ना होगा। वहीं जहां यह आम जनता पर अपनी ताकत का घिनौना नाच दिखाता है। दोस्तों, एसपी दिव्या राठौर ने एक ऐसा फैसला किया जो पुलिस की किताबों में कहीं लिखा नहीं था। उन्होंने कांपती हुई गौरी देवी के कंधों पर हाथ रखा और नरम स्वर में बोली, मां जी, आप चिंता मत कीजिए। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा और आज ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक मदद करनी होगी। गौरी देवी चौंक गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कैसी मदद बिटिया? दिव्या ने कहा, आपको मेरे साथ एक बार उसी थाने में चलना होगा। यह सुनते ही मां बेटी दोनों का चेहरा उड़ गया। सरिता डरते हुए बोली, नहीं मैडम, हम वहां दोबारा नहीं जा सकती। इंस्पेक्टर मनोज यादव हमें मार डालेगा। दिव्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, इस बार आप अकेली नहीं होंगी, इस बार आपकी बेटी भी आपके साथ होगी और वह बेटी मैं हूँ। इतना कहकर दिव्या ने अपने पीए को बुलाया और आदेश दिया, मेरे लिए एक साधारण सलवार सूट ले आओ और हाँ, गाड़ी तैयार रखना, मगर पुलिस की नहीं, एक प्राइवेट जीप। पीए ने हैरानी से उनकी ओर देखा, लेकिन वह वर्षों से उनके साथ था और जानता था कि मैडम का हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। बिना सवाल किए वह तुरंत निकल गया। दिव्या ने गौरी देवी को समझाया, देखिए मां जी, मैं वहां एसपी बनकर नहीं जाऊंगी, मैं आपकी बेटी बनकर जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूं कि वे लोग आम नागरिक के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपको बस इतना करना है कि मुझे बेटी मानकर ले चलना है। एसपी नहीं, क्या आप कर पाएंगी? गौरी देवी की आंखों में अब डर की जगह चमक आ चुकी थी। उन्होंने दिव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, तू हमारी खातिर इतना कर रही है तो हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। आधे घंटे बाद दिव्या बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वह एसपी नहीं बल्कि एक साधारण लड़की लग रही थी। नीले रंग का सादा सलवार सूट पहना, बाल पीछे बांध दिए, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही महिला है जो माधोपुर जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर है। तीनों, दिव्या, गौरी देवी और सरिता, एक प्राइवेट जीप में बैठी और माधोपुर थाना की ओर चल पड़ी। गाड़ी के भीतर खामोशी थी। गौरी देवी का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। धड़कन में डर तो था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी उम्मीद भी थी। वह बार बार शीशे से दिव्या को देख रही थी, सोच रही थी, क्या सच में एक एसपी हमारी खातिर इतना बड़ा खतरा उठा सकती है? दूसरी तरफ दिव्या सड़क पर आंखें गड़ाए बैठी थी। दिमाग किसी शतरंज के खिलाड़ी की तरह अगली चाल सोच रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी थाने के बाहर पहुंची। वहां का माहौल हमेशा की तरह लापरवाह था। कुछ पुलिस वाले बाहर सुस्त बैठे थे। एक कोने में चाय की दुकान पर भीड़ लगी थी। हवा में आलस्य और बेफिक्री तैर रही थी। जैसे ही जीप रुकी, बाहर बैठे एक हवलदार ने उन्हें घूरा और अपनी मूंछों पर ताव दे दिया। वह नजरें ऐसे घुमा रहा था जैसे कोई शिकार आ गया हो। अंदर कदम रखते ही थाने की सीलन, पसीने और पुरानी फाइलों की सड़ी गंध ने उनका स्वागत किया। सामने एक मुंशी अपनी मेज पर झुककर खर्राटे भर रहा था। दिव्या ने खांसकर उसका ध्यान खींचा। मुंशी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे सामने इंसान नहीं, कोई कीड़े मकोड़े खड़े हो। रूखी आवाज में बोला, क्या काम है? दिव्या ने शांत स्वर में कहा, हमें रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? मुंशी ने पान की पीक छूकते हुए बेपरवाही से जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब बिजी है, कल आना। यह सुनते ही गौरी देवी का डर फिर से लौट आया। वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दिव्या ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। इस बार उनकी आवाज ऊंची थी, हमें रिपोर्ट आज ही लिखवानी है और अभी लिखवानी है। बुलाइए अपने इंस्पेक्टर साहब को। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि मुंशी भी सहम गया। उसने अंदर की तरफ चिल्लाकर आवाज लगाई, अरे कोई है? देखो यह कौन चिल्ला रहा है। दोस्तों, अंदर के कमरे से इंस्पेक्टर मनोज यादव बाहर आया। उसके होठों में पान दबा हुआ था और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। चार झाल में लापरवाही और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था।
उसकी नज़र सबसे पहले दिव्या पर पड़ी, फिर तुरंत गौरी देवी को देखा और चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान फैल गई। वह गुर्राया, अरे ओ बुढ़िया, तू फिर आ गई। मैंने मना किया था ना कि दोबारा यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? यह सुनकर गौरी देवी डर से सहम गई और जल्दी से दिव्या के पीछे छिप गई। अब दिव्या आगे बढ़ी। उनकी आंखों में गुस्से की एक अलग ही चमक थी। उन्होंने कड़े स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर साहब, आपने इनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी? मनोज यादव ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसके साथ खड़े कुछ और पुलिस वाले भी खिलखिलाने लगे। उसने तिरस्कार से कहा, तू कौन होती है? मुझसे ऐसे सवाल पूछने वाली इनकी नई नई वकील बनी है क्या? शक्ल देखी सुनी लगती है। आई बड़ी कानून सिखाने वाली। दिव्या ने संयमित होकर कहा, मैं भी एक नागरिक हूँ और आप एक पब्लिक सर्वेंट। आपका कर्तव्य है कि हर शिकायत सुनी जाए और उस पर कार्रवाई हो। आप तुरंत इनकी एफआईआर दर्ज कीजिए वरना मुझे यह मामला ऊपर तक ले जाना पड़ेगा। यह सुनकर मनोज की त्योरियां चढ़ गई। उसके अहंकार को चोट लगी थी। वह गुर्राया, तू मुँह है, धमकी देगी? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? अभी तुझे ऐसी जगह बंद कर दूंगा कि सारी अकड़ निकल जाएगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और दिव्या का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती दरवाजे की ओर धकेलने लगा। साथ ही गौरी देवी पर तिरछी नज़र डालकर बोला, और सुन बुढ़िया, अगर कल तक अपना घर खाली नहीं किया तो वही होगा जो चौधरी साहब ने कहा है। याद रखना, किसी ने तुम्हें बचाना भी चाहा तो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जिस पल उसने दिव्या का हाथ पकड़ा उसी क्षण पूरे थाने का माहौल जैसे थम गया, हवा तक भारी हो गई। दिव्या ने एक झटके में अपना हाथ छुड़ाया। अब उनकी आंखों में वह डर नहीं था जो अभी अभी तक दिख रहा था। वहां अब एक शेरनी का क्रोध था, वह गुस्सा जो पूरे जंगल को जला सकता है। उन्होंने गरजते हुए कहा, हिम्मत देखो। इंस्पेक्टर जनता की रक्षा करने की शपथ ली थी और एक महिला पर हाथ उठाने से भी नहीं झिझकते। इतना कहते ही उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मनोज यादव के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे थाने में फैल गई। कमरे में मौजूद सब लोग सन्न रह गए। फिर दिव्या ने अपने पर्स से पहचान पत्र निकाला और मनोज यादव के चेहरे के सामने लहराया। कार्ड पर अशोक स्तंभ चमक रहा था और नीचे साफ लिखा था, दिव्या राठौर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, माधवपुर जिला। मनोज यादव की आंखें फटी रह गई। उसके हाथ से पान का डिब्बा गिरकर जमीन पर बिखर गया, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। शरीर कंपने लगा, माथे से पसीना बहने लगा। कुछ ही पलों में वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और बेतहाशा गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप ही एसपी है। दिव्या ने उसकी ओर नफरत भरी नज़र से देखा और कड़ाई से कहा, जब मैं एक आम औरत थी तब तुम्हें कानून की याद क्यों नहीं आई? तब तुम्हें इंसानियत और इज्जत की फिक्र क्यों नहीं हुई? उठो, वर्दी का अपमान पैरों पर गिरकर मत करो। तुमने अपने गंदे कामों से इसे पहले ही बदनाम कर दिया है। अब दिव्या का पूरा स्वरूप बदल चुका था। वह पूरी तरह एसपी के अवतार में थी। उनकी आवाज में ऐसा अधिकार था जो पूरे सिस्टम को हिला दे। उन्होंने कांपते हुए मुंशी की ओर उंगली उठाई और आदेश दिया, तुरंत सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। इंस्पेक्टर मनोज यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इसके बाद उनकी नज़र उन पुलिस वालों पर पड़ी जो अब तक दीवार से चिपके तमाशा देख रहे थे। दिव्या गर्जी और तुम सब जो मूकदर्शक बने खड़े थे। सब लाइन हाजिर, आज से तुम लोगों की ड्यूटी पुलिस ग्राउंड में घास काटने की होगी। वही सीखोगे कि अनुशासन क्या होता है। पूरे थाने में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो मौत उतर आई हो। अभी कुछ देर पहले जो लोग हंस रहे थे उनके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। कोई भी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थाने में ऐसा सन्नाटा पसरा था कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोले। सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। एसपी दिव्या राठौर अब आगे बढ़ी। उन्होंने पहले गौरी देवी और सरिता की ओर देखा। अभी कुछ पलों पहले उनकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी, लेकिन अब वही आंखें ममता और करुणा से भीग चुकी थी। स्वर में कोमलता उतर आई। आइए मां जी,
उन्होंने गौरी देवी का हाथ थामा और पास की कुर्सी पर बैठने को कहा। सरिता को मां के बदल में खड़ा कर दिया। फिर स्वयं आगे बढ़ी और मनोज यादव की बरिये से पहले बैठने से पहले उन्होंने अपने हाथों से कुर्सी की धूल झाड़ी, मानो उस पर जमा भ्रष्टाचार का मैल साफ कर रही हो। उन्होंने खुद गौरी देवी को पानी का गिलास थमाया। लीजिए मां जी, पानी पीजिए। अब आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। गौरी देवी और सरिता के लिए यह क्षण किसी सपने से कम नहीं था। जिस कुर्सी पर बैठकर एक शैतान उनकी इज्जत को रौंद रहा था, आज उसी कुर्सी पर एक देवतुल्य महिला बैठी थी जो उन्हें इंसाफ दिलाने आई थी। दिव्या राठौर ने स्वयं अपने हाथों से एफआईआर दर्ज की। उन्होंने एक एक शब्द लिखा और कोई बात छोड़ी नहीं। उसमें केवल रघुवीर चौधरी ही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर मनोज यादव का नाम भी दर्ज हुआ। ड्यूटी में लापरवाही, एक महिला से बदसलूकी और अपराधियों को संरक्षण देने का संगीन आरोप। एफआईआर पूरी होते ही दिव्या ने वायरलेस उठाया। उनकी आवाज़ पूरे जिले के कंट्रोल रूम में गूंज उठी। मैं एसपी माधवपुर बोल रही हूँ। तुरंत एक टीम तैयार करो। गांव के बड़े जमींदार रघुवीर चौधरी को गिरफ्तार करना है। अगले 1 घंटे में वह मेरी हिरासत में होना चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा। ओवर एंड आउट। यह आदेश सुनते ही पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। उधर शाम ढल रही थी। आसमान पर लालिमा फैल रही थी और रघुवीर चौधरी अपने आलीशान मकान में शराब और मौज मस्ती में डूबा हुआ था। फोन पर वह इंस्पेक्टर मनोज यादव को गालियां दे रहा था। इतनी छोटी सी औरत को भी काबू नहीं कर पाया। निकम्मा कहीं का। लेकिन तभी अचानक 3 पुलिस जीपें गेट तोड़कर उसके चौधरी भौचक्का रह गया। उसे लगा शायद यह सब उसका स्वागत करने आए हैं। पर जैसे ही एक इंस्पेक्टर ने सामने हथकड़ी दिखाई, उसका चेहरा उतर गया। वह गुर्राया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं अभी एसपी साहब को फोन करता हूँ। इंस्पेक्टर ने खंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। एसपी साहब अब यहाँ नहीं है। अब सब आदेश एसपी साहिबा के हैं। चलिए, हवालात आपका इंतजार कर रहा है। रघुवीर चौधरी की सारी अकड़ उसी पल रेत की दीवार की तरह ढह गई। उस रात गौरी देवी और सरिता ने सालों बाद चैन की नींद सोई। उनके घर के दरवाजे पर अब गुंडों की धमकियां नहीं बल्कि पुलिस का पहरा था। यह पहरा उनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया था। इधर रात के 11 बजे दिव्या राठौर अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर शहर की टिमटिमाती बत्तियों को देख रही थी। शरीर थका हुआ था पर दिल में अजीब सा सुकून था। आज उन्होंने सिर्फ एक केस हल नहीं किया था, बल्कि पूरे जिले में एक संदेश फैला दिया था। अब माधवपुर की हवा बदल चुकी है। अब यहाँ वर्दी का मतलब डराना नहीं, बचाना होगा। यहाँ इंसाफ मिलेगा, चाहे उसके लिए सिस्टम से भिड़ना ही क्यों ना पड़े। फिर भी मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या उन्होंने सही किया? क्या एक वरिष्ठ अधिकारी को ऐसे अपनी पहचान छिपाकर कार्रवाई करनी चाहिए थी? कहीं लोग इसे नियमों के खिलाफ ना कहें। लेकिन दिल से आवाज आई, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इलाज के लिए डॉक्टर को भी कभी कभी कड़वी दवा देनी पड़ती है और जरूरत पड़े तो चीरफाड़ करनी पड़ती है। दिव्या ने वही किया, क्योंकि यह केवल कानून की नहीं बल्कि इंसाफ और मानवता की मांग थी। माधोपुर थाना कांड की गूंज अब केवल जिले तक सीमित नहीं थी। यह आग गांव-गांव, कस्बों और शहरों से निकलकर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। चौराहों पर, चाय की दुकानों पर और घरों में बस एक ही नाम था, एसपी दिव्या राठौर। लोग उन्हें एक मसीहा मानने लगे थे। गौरी देवी और सरिता जैसी दबी सहमी आवाज़ों को नया हौसला मिला था। आम जनता को लग रहा था कि अब सचमुच न्याय की किरण जाग चुकी है। लेकिन कहा जाता है, जब दिया जलता है तो सबसे पहले अंधेरा ही तड़पता है। माधोपुर का अंधेरा केवल रघुवीर चौधरी और इंस्पेक्टर मनोज यादव तक सीमित नहीं था। उसकी जड़ें बहुत गहरी थी, सीधे राजधानी जयपुर के सत्ता गलियारों तक। इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी था विधायक विक्रम सिंह चौहान। बाहर से वह सफ़ेद कपड़े पहनकर गरीबों का हितैषी बनता, मंचों पर बड़े-बड़े भाषण देता, लेकिन पर्दे के पीछे वही असली गुनहगार था। रघुवीर जैसे जमींदार उसकी जमीनें हर पत्ते चुनावों में बूथ लूटते।
मनोज यादव जैसे पुलिस वाले उसकी ढाल बने रहते और सुनिश्चित करते कि कोई कानून की नज़र सीधे विक्रम सिंह तक न पहुँचे। अब जब रघुवीर और मनोज गिरफ्तार हो गए थे, विक्रम सिंह को पहली बार अपनी कुर्सी हिलती हुई महसूस हुई। वह समझ गया अगर दिव्या कुछ और दिन माधवपुर में रही तो उसके काले धंधों की पोल खुल जाएगी। सत्ता का नशा सबसे बड़ा डरपोक होता है। जब उसकी नींव हिलती है तो वह सबसे जहरीली चाल चलता है। विक्रम सिंह ने ठान लिया कि इस कांटे को रास्ते से हटाना ही होगा। एक रात उसने अपने फार्म हाउस पर गुप्त बैठक बुलाई। वहां मनोज यादव के कुछ वफादार, निलंबित पुलिस वाले और रघुवीर के गुंडे मौजूद थे। विक्रम सिंह ने सिगार का गहरा कश लिया और गुस्से से बोला, एक औरत ने तुम सबकी मर्दानगी मिट्टी में मिला दी और तुम खड़े देखते रह गए। हवलदार सहमते हुए बोला, नेताजी वह एसपी मैडम है, हम क्या कर सकते हैं? विक्रम सिंह हंसा, एसपी है, भगवान नहीं। उसे हटाने का तरीका है, बस दिमाग चाहिए। उसे उसी के खेल में फंसाना होगा। यही एक घिनौनी साजिश तैयार हुई। अगले ही दिन खबर फैली कि मनोज यादव को सीने में तेज दर्द उठा और उसे शहर के बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह अस्पताल चलाता था डॉक्टर शर्मा, विक्रम सिंह का पुराना यार। लाखों रुपए लेकर उसने एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर दी। रिपोर्ट में लिखा गया, एसपी दिव्या राठौर की मारपीट से इंस्पेक्टर की 3 पसलियां टूट गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इतना ही नहीं, निलंबित पुलिस वालों से झूठे हलफनामे लिखवाए गए। उनमें दर्ज था, एसपी साहिबा शराब के नशे में थाने आई। वहां उन्होंने इंस्पेक्टर को गालियां दी और बुरी तरह पीटा। शांति देवी और सरिता को पैसे देकर झूठी कहानियां बनाने को मजबूर किया। इन सारे सबूतों का पुलिंदा लेकर विक्रम सिंह राजधानी जयपुर जा पहुंचा। वहां उसने गृह मंत्रालय के अफसरों से मुलाकात की, राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया और दिव्या को अनुभवहीन और अहंकारी अफसर साबित करने की कोशिश की। उसी के इशारे पर मीडिया का एक हिस्सा भी बिक गया। अखबारों और चैनलों पर सुर्खियां चलने लगी, एसपी की गुंडागर्दी, वर्दी का घमंड या कानून से ऊपर। देखते ही देखते हवा बदल दी गई। सरकार पर दबाव डाला जाने लगा कि इस बागी एसपी पर कार्रवाई हो। झूठ जब सत्ता की गोद में बैठता है तो सच भी अकेला पड़ जाता है। लेकिन सच की ताकत यह है कि वह कभी मरता नहीं, वह बस इंतजार करता है सही वक्त का। माधोपुर थाना कांड की तपिश राजधानी जयपुर तक पहुंच चुकी थी। सरकार दबाव में थी और मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई। इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया डीआईजी महेश चौधरी को, जो कि विधायक विक्रम सिंह चौहान का नज़दीकी माना जाता था। एक सुबह का दृश्य, दिव्या राठौर अपने दफ्तर में फाइलों में डूबी हुई थी। तभी बाहर गाड़ियों का काफिला आकर रुका। डीआईजी साहब भीतर आए। दिव्या खड़ी होकर उन्हें सैल्यूट किया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जांच की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन यह जांच असल में एक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं थी। दिव्या से सवाल किए गए, उन्होंने हर सवाल का जवाब ठोस सबूत और तर्क के साथ दिया, मगर उनके जवाबों को या तो अनसुना कर दिया गया या फाइल में दर्ज ही नहीं किया गया। झूठी मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस वालों के जाली हलफनामे को सच मान लिया गया। गौरी देवी और सरिता को भी बुलाया गया। उन्हें धमकाया गया, डराया गया, लेकिन दोनों डटी रही। उन्होंने कहा, हमारी मैडम ने हमें इंसाफ दिया है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। उनकी इस सच्चाई को भी दबा दिया गया। बयान को अविश्वसनीय कहकर खारिज कर दिया गया। 3 दिन बाद परिणाम आया। एसपी दिव्या राठौर को पद का दुरुपयोग करने, अधिकारी के साथ मारपीट करने और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया। वह दिव्या की जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। जिस वर्दी को उन्होंने अपने प्राणों से भी अधिक चाहा था, आज उसी वर्दी को उतारकर मेज पर रखना पड़ा। उन्होंने अपनी बेल्ट, टोपी और नेमप्लेट एक-एक करके उतारी। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले, पर उनकी आंखों में एक ऐसी ज्वाला थी जो किसी भी साजिश को राह कर सकती थी। जब वह अपना सामान लेकर क्वार्टर लौट रही थी, तभी देखा थाने के बाहर मनोज यादव और उसके साथी मिठाइयां बांट रहे थे। रघुवीर चौधरी भी जमानत पर बाहर आ चुका था। लगता था जैसे अंधेरा फिर जीत गया हो।
सस्पेंशन के दिन आसान नहीं थे। अब दिव्या के पास कोई पावर नहीं थी, ना ही कोई टीम, बस एक छोटा सा क्वार्टर और अकेलापन। लेकिन उन्होंने हार मानना स्वीकार नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी गौरी देवी और सरिता। वे घंटों दिव्या के पास बैठती, उनका हौसला बढ़ाती। सरिता अक्सर कहती, मैडम आप हिम्मत मत हारना, सच्चाई कभी नहीं हारती। उनका यह निस्वार्थ प्रेम दिव्या के टूटते हौसले को फिर से मजबूत कर देता। एक और साथी था कांस्टेबल रामजी लाल। वह अंदर ही अंदर चलता था कि उसकी मैडम बेगुनाह होकर भी सजा भुगत रही है। ड्यूटी पूरी करने के बाद वह चोरी छुपे दिव्या से मिलता और थाने तथा जिले में हो रही हर गतिविधि की जानकारी देता। वह अब उनकी आंख और कान बन चुका था। इसी समय कहानी में आई प्रिया शर्मा, एक युवा, निडर और जुझारू पत्रकार। प्रिया किसी बड़े चैनल से नहीं जुड़ी थी, वह तो एक छोटे से न्यूज़ पोर्टल के लिए काम करती थी। लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े थे। काफी समय से वह विक्रम सिंह चौहान और रघुवीर चौधरी की करतूतों पर एक बड़ी स्टोरी करना चाहती थी। जब उसने सुना कि एसपी दिव्या राठौर को अचानक निलंबित कर दिया गया है, तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर दिव्या से संपर्क किया। शुरू में दिव्या को उस पर शक हुआ, लेकिन जब उन्होंने प्रिया की आंखों में वही आग देखी, सच्चाई के लिए लड़ने की आग जो खुद उनके अंदर थी, तो उन्होंने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। अब एक नई टीम बन चुकी थी। एक निलंबित लेकिन ईमानदार एसपी दिव्या राठौर, एक सच्चा और वफादार कांस्टेबल रामलाल और एक निडर पत्रकार प्रिया शर्मा। तीनों का लक्ष्य एक था, विक्रम सिंह चौहान के काले साम्राज्य का पर्दाफाश। दिव्या अपनी समझ और अनुभव से रणनीति बनाती, प्रिया अपने पत्रकारिता के हुनर से खबरें और सबूत जुटाती, रामलाल अंदर की सूचनाएं पहुंचाता। एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अब यह लड़ाई वर्दी के बल पर नहीं बल्कि साहस, सत्य और रणनीति के बल पर लड़ी जाने वाली थी। नई टीम का सबसे पहला निशाना था डॉ शर्मा की झूठी मेडिकल रिपोर्ट। प्रिया शर्मा ने मरीज का भेष बनाकर डॉक्टर शर्मा के अस्पताल में स्टिंग ऑपरेशन किया। कैमरे की आंख सब कुछ कैद कर रही थी। कुछ देर की बातचीत के बाद डॉक्टर शर्मा खुद ही अपनी जुबान से फिसल गया। अरे पैसे डालो तो जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा बना दूं। यह वाक्य किसी हथौड़े की तरह था जिसने सच को बाहर निकाल दिया। यह सबूत अब उनके पास था। दूसरा सबूत, हवलदार का कबूलनामा। इसके बाद बारी थी उन निलंबित पुलिस वालों की जिन्होंने झूठे हलफनामे दिए थे। रामलाल ने उनमें से एक हवलदार से संपर्क साधा जिसे सबसे कम हिस्सा मिला था और जो अंदर ही अंदर पछता रहा था। दिव्या ने साधारण औरत का भेष धरकर उससे मुलाकात की। उसे समझाया, अगर आज तुम सच कह दोगे तो तुम्हारी नौकरी भी बचेगी और आत्मा भी। हवलदार का दिल पिघल गया। वह सरकारी गवार बनने को तैयार हो गया। उसने कबूल किया कि दबाव और पैसों के लालच में झूठा बयान दिया गया था, लेकिन असली वार तो अभी बाकी था। उन्हें विक्रम सिंह चौहान को सीधे रघुवीर चौधरी के काले धंधों से जोड़ना था। प्रिया को पता चला कि विक्रम सिंह का एक पुराना मुंशी है जिसे उसने धोखा देकर निकाल दिया था। मुंशी पहले तो डर गया, बोला मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन दिव्या ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर आज तुम चुप रहे तो ऐसे लोग हमेशा जीते रहे। यह बात मुंशी के दिल को लगी। उसका ज़मीर जाग गया। उसने बताया कि विक्रम सिंह के फार्म हाउस में एक पुराना स्टोर रूम है। वहां एक लाल डायरी छुपी है जिसमें सारे काले सौदे, जमीनों की लूट और पैसों की हेराफेरी दर्ज है। अब सवाल था, उस डायरी को बाहर कैसे लाया जाए। दिव्या ने एक खतरनाक मगर पत्ता प्लान बनाया। उस रात फार्म हाउस पर विक्रम सिंह ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक भव्य पार्टी रखी थी। प्रिया एक कैटरिंग स्टाफ बनकर भीतर घुस गई। दिव्या और रामलाल ने फार्म हाउस के पीछे बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट कर दिया। अचानक पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूब गया। अफरातफरी मच गई। इसी अफरातफरी में प्रिया स्टोर रूम तक पहुंची और वहां से वह लाल डायरी निकाल लाई। अगले दिन प्रिया ने अपने न्यूज़ पोर्टल पर एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने पूरे देश के सामने 3 सबूत रख दिए।
नंबर 1 डॉक्टर शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन। नंबर 2 हवलदार का कबूलनामा। नंबर 3 और सबसे बड़ा वह लाल डायरी, पूरा देश दंग रह गया। मीडिया में विक्रम सिंह की थू थू होने लगी। विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा खड़ा कर दिया। सरकार खुर गई और उस पर तुरंत कार्रवाई का दबाव पड़ा। सरकार को नई और निष्पक्ष जांच कमेटी बनानी पड़ी और इस बार फैसला सच्चाई के पक्ष में आया। विक्रम सिंह चौहान, रघुवीर चौधरी, इंस्पेक्टर मनोज यादव और डॉ. शर्मा सभी गिरफ्तार कर लिए गए। सरकार ने एसपी दिव्या राठौर पर लगे सभी आरोप झूठे पाए। उन्हें न केवल बरी किया गया बल्कि उनके निलंबन आदेश को रद्द कर उन्हें दोबारा माधवपुर का एसपी नियुक्त किया गया और इस बार पूरे सम्मान के साथ जब दिव्या ने फिर से अपनी वर्दी पहनी तो वह दिन माधवपुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। हजारों लोग उनके दफ्तर के बाहर जुट गए। फूल मालाओं से उनका स्वागत हुआ। भीड़ एक स्वर में गूंज रही थी, एसपी दिव्या जिंदाबाद। दिव्या ने गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले गौरी देवी और सरिता को गले लगाया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। फिर उन्होंने माइक उठाकर कहा, यह जीत मेरी नहीं आप सब की है। यह जीत सच्चाई और इंसाफ की है और मैं वादा करती हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ, माधोपुर में कोई भी विक्रम सिंह या रघुवीर किसी आम आदमी की आवाज़ दबा नहीं पाएगा। उन्होंने कुर्सी संभालते ही पहला आदेश दिया, जिले में भूमाफियाओं के खिलाफ एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए। दोस्तों, अंधकार हार चुका था, रोशनी की जीत हुई थी। रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर नीयत साफ हो और इरादा मजबूत, तो सच्चाई की जीत निश्चित है। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस काली हकीकत का आईना है जो हमारे समाज और तंत्र की दीवारों में छुपी हुई है। जब कानून की रक्षा करने वाले ही कानून को तोड़ने लगे, जब न्याय देने वाले ही अन्याय के साथी बन जाए तो समझ लीजिए कि व्यवस्था कितनी गहरी सड़ चुकी है। सोचिए जरा, एक थाने की चार दीवारी जो आम लोगों के लिए सहारे और सुरक्षा का प्रतीक होनी चाहिए, वही अगर डर, अपमान और शोषण का अड्डा बन जाए तो उस अंधेरे की गहराई आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं। ऐसे काले कारनामे सिर्फ इंसानियत को ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को भी चोट पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखिए, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी चिंगारी भी उजाला फैला सकती है। यह चिंगारी तभी जन्म लेती है जब हम जागरूक बनते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं और गलत के सामने चुप्पी साधने की जगह आवाज उठाते हैं। क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो हमारी चुप्पी ही भ्रष्ट तंत्र की ताकत बन जाती है। हमें समझना होगा कि अधिकार सिर्फ किताबों में लिखे हुए शब्द नहीं है, बल्कि जीने का आधार है। अगर हम अपने हक को पहचानेंगे तो कोई हमारी अज्ञानता का फायदा नहीं उठा पाएगा। इसलिए दोस्तों, यह कहानी एक चेतावनी है। व्यवस्था बदलने के लिए सिर्फ किसी बड़े पद पर बैठना जरूरी नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक बनना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा समाज से होती है और समाज हम सब है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम खड़े होंगे अपने हक की रक्षा के लिए या यूं ही अंधेरे में जीते रहेंगे? तो चलिए अपनी राय कमेंट में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और इसी तरह की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ।